बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, मेरा मुल्क सियासी बेयकीनी के गिरदाब में घिरा हुआ है, लेकिन हालिया दिनों में मुल्क की सियासत में फिर से मुझसे मुज़ाकरात की बाज़गश जो है वो इस वक्त सुनाई दे रही है। हुकूमती हलकों और PTI अरकान की जानिब से दबी अल्फाज में बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, जो इस बात का इंदिया है कि शायद इस बार हालात संजीदा मोड़ इख्तियार कर सकते हैं। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमा भी बार बार बातचीत करने का मशवरा दे रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ के बारे में भी इत्तलात ये हैं कि वो भी सियासी मुकालमे के हक में हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार ये मुज़ाकरात वाकई कोई नया मोड़ लाएंगे या फिर ये भी एक रस्मी सी कोशिश होगी जो हर बार PTI के एहतजाज के ऐलान के बाद की जाती है। दूसरी जानिब अवाम महंगाई और बिलों के बोझ तले पिस रहे हैं। बिजली के बिलों ने गरीब और मुतवसत तबके की जिंदगी अजीरन बना रखी है, तो कहीं मीटर उतरने पर बाप को गिरफ्तार किया जाता है और बेटा खुदकुशी कर लेता है। कहीं बिल दुरुस्त करवाने आई बूढ़ी खातून को दफ्तर से घसीट कर बाहर निकाल दिया जाता है और स्लैब सिस्टम के तहत यूनिटों की तकसीम अवाम को लूटने का जरिया बन चुकी है। इस सब तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अवाम का मुतालबा है कि 200 के बजाय 300 यूनिट तक प्रोटेक्टिव स्लैब की हद मुकर्रर की जाए। बिजली की चोरी सालाना 500 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है, लेकिन हुकूमत इस्लाहात के बजाय अवाम पर टैक्सेस का बोझ डाल रही है। नए माली साल में अवाम पर 1952 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ पड़ेगा, जबकि बिजली की असल लागत सिर्फ 1161 अरब रुपए है। इस सारी सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या हुकूमत बुनियादी मसाइल हल करेगी या फिर सिर्फ टैरिफ, टैक्स और सरचार्जेस के जरिए ही बोझ बढ़ाती रहेगी। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साहियाकार रिजवान रजी साहब, ज़मीर हैदर साहब, आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हैं और सकलैन इमाम साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। लेकिन एक खबर का यहाँ पर मैं हवाला देना चाहती हूँ। आज एक हमारे सहाफ़ी हैं आरिफ मलिक साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की वी न्यूज़ पे, इस इदारे से उनका ताल्लुक़ है और अपनी रिपोर्ट में वो ये दावा कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सरबरा जनाब नवाज शरीफ साहब भी सियासी मुकालमे के हक़ में हैं और बानी PTI इमरान खान साहब से अडयाला जाकर मिलने को तैयार भी हैं। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो तमाम सियासी क़ुव्वतों को डायलॉग का रास्ता अपनाना होगा। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह भी मुज़ाकरात के हक़ में हैं। ज़राए, ये ज़राए कौन से हैं उसका मैं आपको अभी हवाला दे चुकी हूँ। आरिफ मलिक साहब प्रोग्राम किस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये क्या खबर है, ये कहाँ से आप तक इत्तलात पहुँची? मैं सोर्सेज तो आपसे नहीं जानना चाहूँगी, लेकिन जाहिर सी बात है आप इस खबर में दावा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। नवाज शरीफ के अमूमन हमारी उनसे बात होती रहती है और पहले भी खबरें हम इस तरह देते रहे हैं। तो ये अब उनके मुताबिक नवाज शरीफ की जो सोच है उसमें तब्दीली आई है और बड़ी वाज़ेह तब्दीली ये है कि वो सियासी डायलॉग करना चाहते हैं। और पहले भी इस बात का इजहार वो पार्टी के अंदर करते रहे हैं कि सियासी डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होना चाहिए, मिसाक जमहूरियत होना चाहिए। तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और शहबाज साहब भी काफी दफा कह चुके हैं। 12 दफा उन्होंने असेंबली के अंदर भी कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इस दफा उन्होंने कहा कि अगर जो पार्टी रहनुमाओं के साथ उन्होंने जब गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने के जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सियासी डायलॉग होना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने पस मंजर बयान किया है। हाँ। इस पस मंजर का हवाला उन्होंने दिया कि इससे जमहूरियत पनपेगी, मुल्क बेहतर होगा और ये सियासी जो जमातें और इसके जो एस्टेब्लिशमेंट को फायदा पहुंचता है। जब हम एक दूसरे की नफरत में आगे चले जाते हैं तो इस एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा हिस्सा चला जाता है, एस्टेब्लिशमेंट जो है हावी हो जाती है। अगर हम सारी सियासी जमातें एक पेज पर होंगी, मिसाक जमहूरियत किया होगा, तो इससे जमहूरियत पनपेगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। और यही उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये इमरान खान के साथ डायलॉग की जो बात है वो आगे बढ़ाई जाए। अब जो 5 लोगों ने जो असीरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका खत जो मंजर आम पर आया, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की है और उन्होंने कहा है हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाए। तो इससे लग यही रहा है कि नवाज शरीफ भी एग्री हैं और वो जाने को भी तैयार हैं कि अडयाला जेल जाएं और उनसे इमरान खान से बातचीत करें और एक दोबारा से सियासी माहौल बने और सियासी डायलॉग जो वो शुरू हो सके। ठीक है, अच्छा, इस खबर का थोड़ा सा मैं हवाला आपसे इसलिए भी लेना चाह रही हूँ। आप ही कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से की है,
की खबर जो है वो आप हमें भी दे रहे हैं और अपनी जो आपकी इदारा जाती रिपोर्ट है आपने उसमें भी जिक्र कर दिया। दूसरा मुझे ये बताइए इस बात की कितने कवी इम्कानात हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अडयाला जेल जाकर मुलाकात कर सकते हैं बानी पीटीआई से, और इसके ऊपर जो बाकी के सीनियर मेंबरान थे पार्टी के उनका रद्द-ए-अमल क्या आया? जी, ये क्योंकि वो नवाज, मैंने इस खबर के अंदर बकायदा लिखा भी है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी इमरान खान की तरफ से संजीदगी कितनी है। अगर वो संजीदा हो, उनकी जो कमेटी बनाई जाएगी वो कितनी पावरफुल होगी, वो कितने संजीदा इस मुज़ाकरात के हवाले से, उस तनाजुर में उसको देखते हुए नवाज शरीफ ये अगला स्टेप लेंगे कि वो खुद जाए इमरान खान से बातचीत करें। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और नवाज शरीफ जो है वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ और मुज़ाकरात करने चाहिए। ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी राना सनाउल्लाह से मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने 2014 में जब धरना दिया हुआ था इमरान खान ने, तो उस वक्त भी उनसे मिलने बनी गाला गए थे। वो अब भी दोबारा भी उनसे मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनके लहजे में ये और उनकी सियासी सोच में ये कभी भी नहीं आया कि वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है। जब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने मिसाक़े जमहूरियत किया था, उसके बाद से नवाज शरीफ की सोच चेंज हो चुकी है। इस तब्दीली की वजह से वो अब भी चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाएं, ताकि ये जो हमारी नफरत, हमारी मुखालफत की वजह से एस्टेब्लिशमेंट फायदा उठाती है वो फायदा ना उठा सके। इससे सियासी जमातों को फायदा होना चाहिए, मुल्क को फायदा होना चाहिए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव सोच है जिस वक्त दोबारा जो है वो उनकी सामने आई है। चले इस पॉजिटिव सोच का पॉजिटिव नतीजा क्या निकल सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर इसमें कोई पहल हो जाती है तो ये वतनी अजीज के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक साहब अपना वक्त देने के लिए। ये खबर हम चाह रहे थे कि हम आप तक सिर्फ ज़राए का हवाला देकर आपको रिपोर्ट ना करें, मुसद्दिक़ा तरीके से ये खबर जहाँ से हम तक पहुँची हमने वो बाकायदा तौर पर ये गुफ्तगू आपको सुनवाई भी। स्टूडियो से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं रिजवान रज़ी साहब। देखिए अगर ऐसा हो जाता है तो ये मुल्क की सियासी निज़ाम के लिए, जमहूरियत की बका के लिए बहुत अच्छा होगा ये कहना कि अगर सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाएं तो जो दूसरे इससे फ़ायदा उठाते हैं उनको पीछे धकेला जा सकता है। लेकिन ये कोशिश आपको कितनी संजीदा नज़र आ रही है नासिर नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, और अगर इसका हवाला मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी देने की कोशिश करूँ, क्योंकि उनके चंद ऐसे रहनुमा ये ख्वाहिश रखते हैं कि मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें, बिलखुसूस वो रहनुमा जो कि इस वक्त जेलों में कैद हैं और वो रहनुमा जो बाहर हैं उनकी भी यही जिन्होंने कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। मैं इसकी थोड़ा सा अगर सीक्वेंस करूं तो जिस दिन बजट की, कल भी मैंने अर्ज किया था, बजट का जब स्पीच रैप अप हुई है तो प्राइम मिनिस्टर एज ए जेस्टर ऑफ गुड विल जो है वो गए हैं अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन गौहर साहब के पास। और अमूमी तौर पे ये वो बजट सेशन था जिसमें अपोजिशन ने बाकायदा वज़ीर ख़जाना के कुर्सी को या उनके डाइस को घेरा भी। उन माहौल के अंदर वज़ीर आज़म का यूँ जाना, उसमें यह भी खदशा तो था ना कि अपोजिशन के अरकान आगे से कोई, मेरा मतलब है कोई बदतमीज़ी ना कर दें, लेकिन नहीं हुई और वो हैंडशेक हुआ, तबादला हुआ। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने वो जो सरगोशी में कहा कि आप डायलॉग करें, हमारे साथ नहीं करने तो आप पार्लियामेंट को मजबूत करें और स्पीकर को दरमियान में डाल लें। अब आप कहेंगे सरगोशी मुझ तक कैसे पहुंची, तो तारिक फजल चौधरी साहब जो वजीर हैं जी जी उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के बताया, बिल्कुल वो मैंने भी गुफ्तगू सुनी थी। और उस टीवी प्रोग्राम के मेजबान ने जब गौहर साहब से पूछा तो गौहर साहब ने तस्दीक की कि हाँ हुआ था राब्ता। तो यूं ये तस्दीक हो गई। उसके बाद जो है ये प्रेस रिलीज आ गई जो असीरान लाहौर हैं उनकी तरफ से, और फिर उसके बाद कर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो गया जिसमें बाकी बढ़के सड़कें तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर साथ किया गया संजीदगी का इजहार किया कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए विद द कंडीशन ऑफ द अप्रूवल बाय द चेयरमैन बानी पीटीआई। तो मतलब देखिए कागजात में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर चलना चाहिए। हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदाफी सीटों के बाद और मजबूत हो गई है, और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जो ज़्यादा जितना मजबूत होता है उसको उतना झुकना चाहिए ताकि डायलॉग का वजूद आ सके। और हुकूमत ने झुकने का जेस्चर भी दे दिया है और चल के जाने का जेस्चर भी दे दिया है। आई विश कि ये हो सके, मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है।
और कोशिश भी है कि ये हो सके, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लगता है, गुडी गुडी लगता है, इससे होती है वो। बाकी जो रोला शोला है, रोला रप्पा है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हैं, सोशल मीडिया के ट्रेंड हैं, वो चलते रहे, लेकिन एक्चुअल डायलॉग होना चाहिए। आपने कहा ना कि जो सोशल मीडिया के बयानात हैं ये मैं तो इसको भी बहुत पैटी इशू ले रही हूँ। मैं हरगिज़ नहीं चाहूंगी कि मैं बिल्कुल ही गुफ्तगू को किसी और तरफ ले जाऊं, लेकिन एक मामला अभी मैं सामने रखना भी चाह रही हूँ कि जिन अशखास के नाम यहाँ पर आरिफ मलिक साहब ने रिपोर्ट किए ना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो गए, ख्वाजा साद रफीक साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, कि वो सेन माइंड है जो आज से नहीं बहुत पहले से मुज़ाकरात के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो दोहराते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज ही की एक खबर कि जिसको हमने कल भी जिक्र किया था कि स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं वो आज इस्लामाबाद चले गए इलेक्शन कमीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऊपर वाले क्या सोच रहे हैं, नीचे वाली क़यादत क्या सोच रही है, इसको भी देखना होगा। ज़मीर हैदर साहब, आपको कितनी संजीदगी नजर आ रही है, क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग मुज़ाकरात चाहते हैं और पीटीआई में भी कुछ अशखास, कुछ शख्सियात चाह रही हैं कि मामलात अब मुज़ाकरात और सुलह फहमी की तरफ बढ़े आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा आप देखें, मैं जरा थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा इस हवाले से कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब खुद मीडिया के सामने आकर ये क्लेम नहीं करते कि मैं पीटीआई से या पीटीआई के लीडर से, बानी से जेल में जाकर बात करने के लिए तैयार हूं, या उनकी बनाई हुई कमेटी से बातचीत होनी चाहिए, तब तक मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, और मेरा तो खुद का एक सवाल ये भी है कि जब इस सब कुछ सर उनकी गुड्डी इतनी चढ़ी हुई है, मखसूस शिस्तें भी मिल गई, 2/3 अक्सरियत मिल गई, तो वो क्यों कर चाहेंगे? आरिफ चौधरी साहब, गुफ्तगू आप सारी सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि यहीं से आप गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। इसके पहली बात तो बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे शमूलियत की दावत दी और मैं हाज़िर हुआ। पहली बात यह है कि ये मुज़ाकरात की बात तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स को अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन एक बात जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि जो जब लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है इससे फ़ायदा उठाती है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका फ़ायदा कौन रोकेगा? इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर तो नहीं हुई कि वो आज अपना फ़ायदा जब उसे मुकम्मल तौर पर मिल रहा है तो वो ये चाहे कि ये फ़ायदा जो है वो वापस कर दे। और सियासी जमातें जो हैं उनके अंदर ऐसी सूरत हाल अब तक पैदा हो चुकी है कि जिसमें अब उनका आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना बादी और नज़र में बहुत मुश्किल नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि घाव कुछ छोटे से नहीं है। सबसे पहला घाव जो है जो कहती है तहरीक इंसाफ कि जनाब ये जो इलेक्शन जो था वो चोरी किया गया और उनकी सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरा जो है ये फौजी ट्रायल जो हैं सिविलियन के, उससे बड़ा घाव है। इसके बाद तीसरा घाव जो है वो, बल्कि उसे पहला कहना चाहिए, वो है 26वीं आईनी तरमीम। और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट वजूद में आ चुकी है और जिस तरह की अदलिया वजूद में आ चुकी है, और सबको मालूम भी है कि अगर वो आपस में इकट्ठे भी हो जाए तब भी इससे हट नहीं सकते और किसी की मजाल नहीं है इस इत्तेहाद में, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो लोग हैं कि वो ज़रा आवाज़ भी उठा सके। तो ऐसी सूरत हाल में ये बात मुश्किल नज़र आती है। और एक बात और मैं आपको अर्ज़ करूँ, इसमें अगर कोई बात ऐसे लोगों की तरफ से जिनका आप इशारा दे रहे हैं, जो सियासी लोग होते हैं, उन्हें तो ये सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब को या उनके बाकी साथी जिन्हें ये नज़र आ गया है कि भाई जब आपने आपस में लड़ाई की तो उसका नतीजा ये हुआ कि आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। अब ये जो 2/3 मेजॉरिटी या बड़ी मजबूत ताकत की हुकूमत जो है, भारी भरकम हुकूमत, ये कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसको कोई दावत तक नहीं देता और जिसकी कोई रिकग्निशन नहीं है। रिकग्निशन जिनकी हो चुकी है, उस बात ने भी बड़ी तकलीफ हर सियासी जो जेर रखने वाला शख्स है और सियासी जमातों में जो लोग हैं, ख़ास तौर पर ज़ोमा और स्पेशली जो मुस्लिम लीग के लीडर हैं या बाकी जो सोचते हैं सियासी अंदाज में, उन्हें वाकई बहुत धचका लगा है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। बराए नाम अगर तो देखें किसी की दाल रोटी, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया। मैं आप ही की बात लेके दोबारा ज़मीर हैदर साहब के पास जाऊंगी, उनकी बात अधूरी भी रहेगी, तो ज़मीर साहब वो भी मुकम्मल कीजिएगा। और जो नुक्ता इन्होंने बयान किया ना आरिफ चौधरी साहब ने कि भाई वज़ीर आज़म हैं, बेटी वज़ीर आला हैं, जगह जगह पे मियाँ साहब के खुद के भी और सीएम साहिबा के भी बोर्ड नज़र आते हैं हमें जा बजा सूबे भर में, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों कर चाहेंगे? वो क्यों कर इसलिए चाहेंगे कि वो होते हुए भी नहीं है,
अब ये उनको महसूस होना शुरू हो गया है? देखिए, पहली बात तो मैंने की कि मैं थोड़ा सा शाकी हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब वाली बात में वो मैंने कर दी कि मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है डायरेक्टली। अब दूसरी बात जो ये है कि मुझे ये ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई परसों, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि वर्कर्स को कि जो है कि मैं तो काल कोठरी में रह लूंगा और आज़ादी बाहर है नहीं, तो बल्कि वो कह रहे हैं कि जी बाकी लोग भी जो हैं वो जेलों में आ जाएं। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मुहर्रम के बाद जो है बाकायदा तहरीक चलाई जाए। अब मुझे जो ये लगता है कि ये एकदम जो एक लेटर भी आ गया कोट लखपत से कि जनाब मुज़ाकरात करने चाहिए, उसके बाद पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई की लीडरशिप जो है वो खुद रिलक्टेंट है किसी भी तहरीक को चलाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब उनके अंदरूनी जो हालात हैं, जिसमें जितना भी कहते रहेंगे जी हम सब इकट्ठे हैं बैठे हैं, लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं वो सबको मालूम है कि अब वो वैसे पहले जैसे हालात नहीं रहे। तो एक तो ये कि तहरीक कामयाब हो नहीं सकती, तहरीक कामयाब होगी नहीं, पंजाब के लोग निकलेंगे नहीं। और पंजाब, आपको देखें एक चीज वाजे हो जानी चाहिए कि जो कोट लखपत में जो बैठे हुए हैं वो पंजाब के लीडर्स हैं। अगर वो बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, तो इसका मतलब आप ये मान लें कि पंजाब से लोग अगर निकलने की भी कोशिश करेंगे तो वो अब पहले उनको निकलने नहीं दिया जाता था, अब अगर वो ये किस्म की स्टेटमेंट आएंगी तो वो नहीं निकलेंगे। कल परसों मालिक साहब के शो में बैठकर कह रहे थे कि अगर ये एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे तो कानून हरकत में आएगा। बिल्कुल ठीक है, वो भी है। दूसरा फिर केपी से अब मेरा ख्याल में लीडरशिप डिवाइड हो चुकी हुई है वहां पे। तो वहां से भी लोगों का, तो मुझे ये लगता है कि ये पीटीआई की उस लीडरशिप ने खुद इनिशिएट करवाया कि जी डायलॉग किया जाए, सियासी कुव्वतों से डायलॉग किया जाए। और फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि नहीं, पावर्स दैट बी वहां पे मुज़ाकरात होंगे जो जिनके पास ताकत है। तो ये एक, मुझे तो ये नॉन स्टार्टर लग रहा है ये जो मुज़ाकरात का जो अमल सियासी लीडरशिप से। इस पे तो पहले हाँ, अगर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं तो उसकी एक और वजह है। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो अभी इस वक्त हालात हैं मुल्क में, महंगाई, गुर्बत, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, बिजली के बिल और फिर गैस के बिलों में इजाफा, फिर तेल की कीमतों में इजाफा, हुकूमत शायद इस चीज को पैसिफाई करने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रीट पावर तो है पीटीआई के पास, तो वो ये समझते हैं कि जी हम अभी इनको इस ट्रैक पे लगा देते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करें, ये तहरीक को छोड़ें। क्योंकि ये तहरीक जो है अल्टीमेटली इस वजह से कामयाब हो सकती है अगर वो निकलें कि जी लोग इस वक्त पिसे हुए हैं, इस हुकूमत से नाराज हैं, नाला हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसके अलावा मुझे और कोई रीजन नजर नहीं आती। वैसे फॉर मी एज वी स्पीक इट्स अ नॉन स्टार्टर, और मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि अगर वो जो बानी हैं वो अडयाला में बैठकर बात करते हैं कि जी मैं तो काल कोठरी में खुश रहूंगा, आज़ादी तो है नहीं, तो और फिर उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। हाँ जी, उनकी ट्वीट में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, चलें आपका पॉइंट आगे, मैं सकलैन इमाम साहब की तरफ जाना चाहूंगी, इजाजत दीजिए। सकलैन साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, आपने ये भी सुनी कि शुबा भी है, आपने ये भी सुन लिया कि हो भी सकता है। आपकी अपनी असेसमेंट क्या कह रही है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं की बाज़गश्त है, और बड़ी खौफनाक बातें सुनने को मिलती हैं लोगों से कि 27वीं तरमीम आएगी तो ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। क्या वो कानें जब मियाँ साहब के वो बातें जब मियाँ साहब के अपने कानों तक पहुँची होंगी तो जाहिर सी बात है वो भी एक सियासी खदकाट रखने वाली बहुत बड़ी शख्सियत हैं। यही वजह हो सकती है उन्होंने सोचा हो कि सियासी मुज़ाकराती दौर की तरफ बढ़ा जाए। आप इस चीज़ में कितनी सिंसेरिटी देख रहे हैं, कितनी संजीदगी देख रहे हैं? नतीजा कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो? इस मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद हमें समझना चाहिए, वो इसको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के जो हालात है उसी के ही पस मंज़र में नहीं देखना चाहिए। आपके जब भी रहनुमा बाहर कहीं मिलते हैं या मीडिया से या सियासी शख्सियात से या किसी भी तरह की जब बातें होती हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के हालात ज़ेर बहस आते हैं। मैंने इससे पहले भी एक दो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी जिक्र किया था। वहाँ पे पाकिस्तान में जो अंदरूनी तौर पे जो अपने अपोजिशन के लीडर्स को बंद किया हुआ, और अब तो ये असीरान लाहौर की अच्छी इस्तिलाह बनाई है मेरे दोस्त ने, तो ये जो काम जो शुरू हुआ है ये तो बड़ा खुल के इशारा है ना कि जो भी हुकूमत कर रहा है इस मुल्क में, अब भी आप बेहतर जानते हैं आप लोग, वो पीटीआई को पनपने नहीं देना चाहता, और ख़ास तौर पे इमरान खान को तो किसी भी तरह कोई भी रिलीफ देना नहीं चाहता है। वो कौन लोग हैं? तो उन लोगों से जब बाहर सवाल किया जाता है तो वो उनका एक फौरी तौर पे जवाब ये होता है कि जी अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, हम तो खुले हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। तो अब ये आपके जो भी असल हुक्मरान हैं वो अपने आप को
बैरूनी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी तासुर देना चाह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं। ये हुकूमत, यानी हुकूमत से मुराद है वज़ीर आज़म और अपोजिशन का मामला है। तो इसीलिए हुकूमत और यानी वज़ीर आज़म के साथी और उनके शुरका, उनके रफ़क़ा, उनके भाई भी, उनके कैबिनेट के लोग भी वो मुज़ाकरात करें उनसे जिनको आप अपोजिशन कहते हैं, जिसकी जो हालत अब हो गई हुई है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए और अदालतों के ज़रिए, कि वो उससे मुज़ाकरात करें। ये एक तासुर बैनुल अक़वामी सतह पर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि असल हुक्मरान जो हैं वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अच्छा। अब ये न्यूट्रलिटी का जो नया एक खेल खेला जा रहा है, ये उसको एक पहनावा यानी उसको एक लिबास पहनाया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने या कभी किसी और ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुज़ाकरात तो वो देगा ना जो जिसके पास इख्तियार है। इन लोगों के पास इख्तियार नहीं। या तो नवाज शरीफ वैसे ही जुर्रत का मुजाहरा करें कि जब उन्होंने कमर बाजवा और फैज़ हमीद को ललकार के कहा था, तो आज भी वो कहें आसिम मुनीर पीछे हटो, हम हुक्मरान हैं। या वो आसिम जो मलिक साहब है उनके बारे में कहे कि DGI से ही बिस्तर बोरिया बंद करो, हम हुक्मरान हैं। या इनमें से किसी का अपनी मर्जी से एक ट्रांसफ़र करके दिखा दे ताकि दुनिया को पता चले कि ये हुक्मरान है। तो अगर ये इतनी जुर्रत दिखा सकते हैं तो उसके नतीजे में बहुत मुमकिन है कि PTI के जो भी एक क्रेडिबिलिटी वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर PTI को बात करनी पड़ेगी कि वाकई असल हुक्मरान तो ये हैं। तो इस सूरत में जब आप दुनिया को ये तासुर देना चाहें कि हम न्यूट्रल हैं और आप न्यूट्रल नहीं हैं, तो मसला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और असद ये देखना है कि तो ये जो अभी तक मासूम से मैं ख्वाहिश की है। हाँ, नहीं, मैं आप ही से मुखातिब रहूंगी अभी। जरा सकलेन साहब मेरे सवाल ले लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि जो कोट लखपत में बैठे सियासी असीरान ने जो फिर ये लिखा है खत, फिर मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश ये दिल में ही रह जाएगी, फिर कोई मुज़ाकरात नहीं आने वाले दिनों में? देखिए, मुज़ाकरात होंगे और वो ऐसे ही होंगे जैसा कि आप देख रही हैं कि कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग आए जाएंगे। मैं आपको एक बड़ी आउटलाइन पिक्चर दे रहा था। अच्छा। मुज़ाकरात ये लोग मिलेंगे, लेकिन नतीजा तो असल में ये निकलना चाहिए ना कि जो ताकत जिनके पास इख्तियार है इस वक्त की सारी, जिनके पास अन्नान इक़्तिदार है, जिनके पास यानी जिन्होंने हलफ उठा के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा नहीं हासिल किया है ना, या जो सदर पाकिस्तान नहीं है, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास यानी जो ना सदर है ना वजीर आज़म है, लेकिन इस मुल्क के अन्नान इक़्तिदार है। अवाम तो बड़ी दुनिया ने समझदार है, रिकॉग्नाइज कर समझ लिया है। गई मैं है नहीं कुछ सकलेन बता साहब सकता आपके आपको इशारे। कि कौन है वो लोग। तो जी नहीं, आप बोल रही थी। मैं नहीं, आप जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना, जिनके पास इख्तियारात है, मैंने कहा आप अपने अल्फाज का चुनाव जो कर रहे थे, अवाम समझदार है, वो आपकी बात समझ गए हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप चलिए वो कहिए जो भी आप कह रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जो 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 लोग असल जिनके पास अन्नान इक़्तिदार है, वो इमरान खान को अपनी सारी स्कीम में एक डिसरप्टर समझते हैं कि ये डिसरप्शन आ गई हुई पूरी की पूरी जो वो गेम खेल रहे थे। तो उस डिसरप्शन को वो हर हाल में अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, असल बल्कि चैलेंज ये है या प्रॉब्लम ये है कि आप यानी ये अन्नान इक़्तिदार वाले जो लोग हैं, जितना अरसा तक उसको अंदर रखेंगे उसकी मकबूलियत बढ़ती चली जाएगी और दुनिया में उसका जिक्र भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि सप्रेशन जो है उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है। और पाकिस्तान की जो सप्रेशन है वो बहुत ही नंगी किस्म की जाहिरियत हो चुकी हुई है, जिसके एक थोड़ा सा होता है ना कि आप कुछ रख रखाव भी रख के चलते हैं कि यह इस तरह करे, इस तरह ना करे। और फिर जो एक आखिरी प्रोटेक्शन जो होती है अदलिया की, अब 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की कोई साख दुनिया में नहीं है। आप किसी भी फोरम पे चले जाएं, पाकिस्तान की अदलिया की यानी एक तो पहले ही हम आपको याद होगा 153rd नंबर पर आते थे या पता नहीं 151st नंबर पे आते हैं पाकिस्तान की अदलिया। अब तो वो कहते हैं नंबर खत्म हो गए, इनका दर्जा नीचे जा चुका है। सकलेन साहब, जितने डॉट्स आपने कनेक्ट किए ना, उसके बाद बात यहीं पर आ जाती है कि जब इतना सब कुछ हुकूमत के अपने हाथों में है, मैंने कल भी की थी कि पांचों घी में हैं, सर कढ़ाई में हैं, और जब हर एक चीज के ऊपर उनका कंट्रोल है और आगे भी चलकर कंट्रोल जो है वो मुसलसल बढ़ने वाला है, तो वो क्यों कर चाहेंगे कि वो बानी PTI या PTI के किसी भी मेंबर से मुज़ाकरात करें। बहरहाल मियाँ साहब की जो ख्वाहिश है वो संजीदा ख्वाहिश है। सियासी लोग इसी तरह से सोचते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिलखुसूस अवाम की, बराह रास्त अवाम की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बिजली के बिलों का जो तूफान है वो गरीब आवाम के लिए वबाल जान बन चुका है और यही वजह है कि इसमें इस हद तक इजाफा हो चुका है बिजली के बिलों में कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हादसात अगर गिनवाना शुरू करूं तो हर आंख अश्कबार हो जाएगी। एक वाकया ये रिपोर्ट हुआ गुजरावाला में, जहां पर मीटर उतर जाने पर बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल पर बाप को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बेटे ने खुदकुशी कर ली। अच्छा, इसका बैकग्राउंड स्टोरी का कुछ यूं था, जाहिर सी बात है हर जी शऊर इंसान यही बात करेगा कि अगर आप कोई गैर कानूनी जुर्म करेंगे तो उसके बाद गिरफ्तारी तो बनती ही बनती है। लेकिन सर, मैं क्या बात बिल्कुल सही है, मतलब इसको कोई इस चीज से तो नहीं ना कमेंट करेगा कि बेटे ने उसके बिहाफ पे क्या कहते हैं अपने आप को कत्ल कर लिया। पर्चा तो किसी भी बात पर दर्ज हो सकता है। मामला ये था कि पीछे 38,000 रुपए का बिजली का बिल था। वो पैसे देने के लिए भी उस शख्स के पास जो थे बिजली का बिल की अदायगी के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। ऐसे में आपको पता, छोटे मोहल्लों में लोग एक दूसरे को तार देकर जो है वो एक उनका कनेक्शन कट गया तो उन्होंने हमसाये से ली, तो बिल्कुल यही हुआ। फिर पर्चा दर्ज हो गया, वकील करवाने के पैसे नहीं। तो मतलब जब इतना आप एक आम आदमी पर बोझ डाल देंगे, फिर वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा। दूसरा ये कि हर किसी शख्स ने देखा सोशल मीडिया पर एक खातून जो थी बुजुर्ग माँ जी, उनके साथ जो शेखुपुरा के गार्ड ने सलूक किया, लेस्को के ऑफिस में वो गई, वो भी हमारी आंखों देखा हाल है। अब इस वक्त सोशल मीडिया पर एक चीज़ जो है वो बहुत ट्रेंड कर रही है, जो कि बिजली की यूनिटों में जो स्लैब सिस्टम का जो स्कैम है उसके हवाले से बातचीत हो रही है। मीनवाइल कहा यह जा रहा है कि प्रोटेक्टिव स्लैब 200 यूनिट का नहीं बल्कि 300 यूनिट का होना चाहिए। अवामी मुतालबा ये जायज़ कितना है, ना सिर्फ मैंने इसके ऊपर बात करनी है बल्कि दूसरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्कैम है 200 यूनिट का, 300 यूनिट का, ये आखिर है क्या। ज़मीर हैदर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। मुझे पहले तो ये बता दीजिए कि जो अवामी मुतालबा है कि 200 यूनिट के बजाय 300 यूनिट का स्लैब होना चाहिए, ये कितना जायज़ है? देखिए, मुझे तो ये पहले समझ ही नहीं आती कि ये स्लैब का सिस्टम है क्या। भाई, जो अपनी इस्तात के मुताबिक बिजली इस्तेमाल करेगा उसका वो बिल अदा करे। ये एक अजीब ही मामला है कि जनाब 200 यूनिट तक ये रेट है, उसके बाद अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ये होगा। जैसी तो इसका मतलब ये है कि 201 का यूनिट होता है वैसे 6,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कहाँ का इंसाफ है। यहाँ तो फिर आप एक पूरा जो है कि एक टैरिफ रेट चेंज कर दें कि जी 200 यूनिट तक का जो टैरिफ है वो ये है, 200 यूनिट से ऊपर जो है यूनिट का टैरिफ ये होगा। एकदम एक इकट्ठे एक यूनिट पे 6,000 रुपए आप ऊपर डाल दें, ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरी बात यह है कि देखें, बड़ी सिंपल सी है कि आपकी अपनी शाह खर्चियां, अपने आपके जो आप आईपीपीज को जो एक यूनिट नहीं पैदा करते, आप उनको डॉलर्स में एडवांस पेमेंट्स देते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं, हालांकि बहुत सुना कि जी हमने रिवाइज कर लिए हैं, ये हो गया, लेकिन आम आदमी तक तो उसका कोई असर नहीं पहुंचा। और अब ये जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, आप देखिएगा कि अगले आने वाले महीनों में इसकी प्राइस भी ऐड की जाएगी कि जी क्योंकि तेल महंगा हो गया था, तो जो फर्नेस ऑयल से बनती थी बिजली, उसके वो जो है वो उसमें इतना इजाफा हुआ कीमत में, तो इसका वो इम्पैक्ट जो है आवाम पे डाला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की। जो सबसे सस्ती और चीप बिजली, आपका कितना क्यूबिक फीट वाटर जो है वो हर साल जाया जाता है। आपने कोई स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं बनाई। आपने अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या डैम्स बनाए होते जहां से आप बिजली पैदा करते तो, और आईपीपीज आप इन्वेस्ट ना करते, तो शायद आपके हालात आज डिफरेंट होते। लेकिन इसमें तो किसी को परवाह नहीं है। जो प्लानिंग होती है, देखें, प्लानिंग कमीशन जो होता है वो, मेरे पास वक्त कम है इस सेगमेंट के लिए, मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगी कि आरिफ चौधरी साहब, गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए 1275 अरब रुपए का जो कर्जा है वो कमर्शियल बैंकों से लिया है इस हुकूमत ने, और इसके बरक्स उसने दूसरी तरफ जो है 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है बिजली के बिल में। और बल्ले बल्ले हुकूमत ये करती है कहकर के बिजली के बिलों में सिर्फ 35 रुपए पीटीवी फीस कम करने से अवामी जो महरूमी है उसका वो अजाला करेंगे। जस्टिफाई खुद को कैसे कर रहे हैं? ज़रियाब, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिसे कोई पूछने वाला ना हो या जो किसी को जवाब दे ना हो, वो उससे जो कुछ हो सकता है वो किए जाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि ऐसी हमारी बदकिस्मती है कि वो तमाम ज़राए और वो तमाम लोग जो सवाल करते थे कि जनाब ये देखो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, अब ये मामला था, यहाँ तक ये जुर्म इतने बढ़ गए हैं और परफॉर्मेंस ज़ीरो है, उन सब को या तो ताकत के ज़रिए खामोश करवा दिया गया है
या फिर वैसे उनके मफादात जो है उन्हें उसमें गर्क कर दिया गया है, जिसका नतीजा ये है कि सारे होने वाले जुल्म और हर तरह की ज़्यादती जो है वो अगर किसी को नज़र भी आ रही होती है तो वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका में एक दफ़ा जॉन एफ कैनेडी का केस चल रहा था तो उसने कहा था कि किल हिम, और वो जूरी कहती थी कि हमें सुनाई नहीं देता। उनमें से एक जूरर ने कहा कि जी मुझे सुनाई देता है, तो अगले दिन वो जूरर जो था इस दुनिया में नहीं था और जूरी में तो बिज़ाहिर भी नहीं था। तो बात अब ये है कि यहाँ आपने सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी है कि आप देखें कि वही पार्लियामेंट और वही इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो है उन्होंने तनख्वाहों में बेइंतहा इजाफा अपने लिए कर दिया और उसके बाद ये तो सुनने को नहीं मिला कि किसी जज के जो यूनिट थे उनको कम कर दिया गया हो, किसी सियासतदान के घर के यूनिट जो है उनको कम कर दिया गया हो, किसी सदर के यूनिट कम कर दिए गए हो। उनके यूनिट तो हाल ताहाल बरकरार है मुफ्त बिजली के। और फिर साथ अदलिया को भी इतना रजा दिया, लफ्ज रजा पंजाबी का जो है इससे बेहतर कोई नहीं है, कि भर दिया उन्हें भी कि जनाब आपकी इतनी तनख्वाहें कर दी हैं। और अंदाज़ा करें इस गरीब मुल्क को इतने जजेस की ज़रूरत थी? ये जजेस की ज़रूरत जिनको थी उन्हें थी। और ये जो कुछ सारा चल रहा है मामला, ये अपने सिर्फ इक़्तिदार को बचाने के लिए और बेखौफ हो गए। उन्हें पता है कि जनाब इनमें सकत नहीं है और अब मज़ीद जुल्म से जुल्म करते जा रहे हैं। आप देखें हमारे पास जितने वाक़यात होते हैं, क्या दुनिया में, मैं तो हैरान हूँ कि वो मुझे जो यानी वो तरारे जो है, मुझे तो वो कितना एक छोटी सी रियासत का यानी वो हुक्मरान है और उसने कहा कि जनाब मेरे मुल्क के वसाइल जो है मैं किसी को नहीं इस तरह इस्तेमाल करने दूंगा। और उसका नतीजा क्या है कि उसका मुल्क खुशहाल हो रहा है। हम उस फासो स्टेट से भी गए गुजरे हैं, हम जाके पेश कर रहे हैं कि मेरे मुल्क के जो रह गए वसाइल और मिनरल जो है हमारी, वो आप ले लें और हमें बचा ले। हमने हमारी आने वाली नस्लें जो है वो भी इक़्तिदार में रहना चाहती है, हमें। तो आप इस तरह मामलात कभी नहीं चलते मामलात। और पाकिस्तान में सूरत हाल जो है बिल्कुल इतनी गंभीर है कि अगर जरा बराबर भी हमें शर्म हो और हम महसूस करें तो हम इन्हें कह दे कि रहने दो मेरे दिल में, रहने दे मेरे दिल में, एक सेकंड सुन ले, रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताजे ही ना हो, शायद आपको ही जरूरत हो हमारे खून की। आरिफ साहब ने तो वो कहते ना कि शेर कह के वो दरिया को कोसे में बंद कर दिया है। रिजवान रजी साहब, ये जो हुकूमत बैठी है इसने तो दावे नहीं किए थे, ऐलानात नहीं किए थे कि ये तो 300 जो फ्री यूनिट्स हैं वो दिए जाएंगे, मुफ्त बिजली दी जाएगी, फर्स्ट 300 जो है ना वो फ्री दिए जाएंगे, ठीक है ना सर। वो तो क्या कहते हैं पहले 100 नहीं मिल रहे, पहले 10 नहीं मिल रहे, ये 300 की बातें कहाँ से बैठकर कर रहे हैं? 300 का यूनिट, जी 300 का बिल जो था पहले 300 यूनिट्स का वो सूबाई हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लेना था। फिर उसके खिलाफ उनकी सियासी मुखालफ पीटीआई जो थी वो IMF को शिकायत लगाने चली गई। अच्छा। तो जी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब जो है ये तो IMF के प्रोग्राम में है, नहीं तो ये तो मुफ्त नहीं दे सकते। IMF को भी आवाम और गरीबी नजर आते हैं, उनको ये अशराफिया नजर नहीं आती। IMF ने रेज कर दिया। मैं जज्बात पे बात नहीं करूंगा और मैं कोई खुली तनकीद नहीं करूंगा, मैं रियलिटी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हमने जब लोगों से पूछा जो मनसूबा साज थे इसके कि भाईजान ये आपने क्या चवल मारी है, ये आपने क्या हरकत की है, अवाम की जिंदगी अजाब होने जा रही है, और उस वक्त 30 रुपए यूनिट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये 60 रुपए भी होना है। तो मैंने कहा भाईजान आपका दिमाग खराब हो गया, मनसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने कहा जी बात ये है कि हमने ये वाले जो महंगे बिजली घर लगाए थे इनके साथ हमने सस्ते बिजली घर भी लगाए थे, और हमने बॉन्ड अपना जो पाइपलाइन में रखा था वो बॉन्जी था जो 20,000 मेगावाट बनाएगा, लेकिन जिसके ऊपर हमने काम शुरू करवाया वो 4500 मेगावाट का दयामीर भाषा डैम था और 5000 मेगावाट का, बल्कि 5500 मेगावाट का दासू डैम था। इन दोनों के लिए लैंड एक्विजिशन का काम सूबाई हुकूमत ने करना था। हमने फंड सूबाई हुकूमत को ट्रांसफर कर दिए। जिस तरह से हैदराबाद और सक्खर के दरमियान मोटरवे के फंड सूबाई हुकूमत में गए और गायब हो गए, करप्ट हो गए, लूट लिए गए, इसी तरह ये फंड जो थे हमें 2-2 दफा जारी करने पड़े कि भाई ये लैंड दें के पैसे दें और काम शुरू करें। ढाई से आप बात मुकम्मल करें, मैं आपको मना नहीं करी, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि ये जो आप बड़ी बड़ी बातें हमें आप गिनवा रहे हैं ना, मुख्तसर किस्सा मुख्तसर कर देते ना। बिजली की 500 अरब की सालाना चोरी है, चोरी रोकने के बजाय टैक्सेस पे जोर किस बात की है? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए
ये 9,000 मेगावाट जो 9,500 या 10,000 इधर से आनी थी वो नहीं आई और हमें पड़ गई महंगी बिजली। अब महंगी बिजली सरकार अफोर्ड करने के लिए साल का 600 अरब रुपया अपने पल्ले से देती है। IMF कहता है इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, तो अवाम को महंगी बिजली भुगतना पड़ेगी जब तक के मैं ये कह रहा हूं में सदर को फ्री यूनिट मिल रहे हैं, 2700 महंगी बिजली में वज़ीर आज़म को 2027 फ्री यूनिट मिल रहे हैं। मैं उस तरफ आ रहा हूं। 2027 में जब तक के दयामिर भाषा डैम ऑनलाइन नहीं आता और 2028 में जब तक के दासू ऑनलाइन नहीं आता, मेरी सरिश्त के मुताबिक इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि सरकार इससे ज्यादा लॉस की फाइनेंसिंग नहीं कर सकती। मतलब अब आ जाइए, आप ये कह रहे हैं अब कि आ मैं जाइए, आइंदा के लिए तैयार अब आ जाइए आगे ना अब आ जाइए इस पे। ये जो बिजली चोरी होती है, ये 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने बहुत धमाले डाली और कहा कि ये लेस्को और पेस्को जो है इसके बोर्ड के अंदर नामजदगी का अख्तियार हमें दे दिया जाए। उनकी ये ख्वाहिश मान ली गई अंडर पॉलिटिकल एग्रीमेंट, लेकिन उसके बाद यहाँ पे चोरी भी बढ़ गई जो उन्होंने रोकनी थी, यहाँ पे लॉसेस भी बढ़ गए। हर सूबाई में बात कर रहा हूं, पंजाब में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे चोरी होने वाली बिजली उसी डिवीजन के अंदर से बाकियों को ओवर बिलिंग करके वसूल कर दी जाती है, बाकियों के अंदर नहीं की जाती। और ये जो दो वाकयात फिर बिल्कुल उसी तरीके से मैंने किया कोई हेर फेर जैसे नहीं वफाकी मैंने वजीर करते हैं, वफाकी मैंने वजीर आपको खजाना रियलिटी बात कर बताई लेते हैं, है कि वजीर तवानाई बात कर लेते 2027-28 हैं। से पहले इसका कोई हल नहीं हाँ, है। ये कैसी माजरत आप से बड़ी रजी साहब, नहीं हो माजरत सकता। से रजी साहब एक जरिया एक छोटी सी बात करूंगा। रजी साहब मुझे एक बात बताएं, आपको मालूम है ये डैम्स के प्रोजेक्ट्स कंसीव कब हुए थे? ये 95-96 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा था कि ये आज से 5 साल 6 साल पहले ये प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड आ चुके हुए थे। आप अब की हुकूमतों के, प्रोविंशियल हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं कि जनाब उन्होंने पैसे खा लिए। भाई 2013 से ऑनवर्ड चले हुए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स तो 96-97 से ऑन बोर्ड हुए हैं। उस वक्त किन की हुकूमतें थी? अगर आप इस तरह ना करें। और दूसरा, ये फेडरली मतलब फेडरल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सूबाई हुकूमतों को पैसे बहुत लेटली देना शुरू किए थे एक्वायरिंग, लैंड एक्वायरिंग के लिए, जिसमें दयामिर भाषा डैम, नीलम झेलम डैम, दासू डैम और भी बहुत सारे थे। चलें, आपका पॉइंट आ गया। क्या कहते हैं सकलैन इमाम साहब, ये मैंने तो फिर ये कहा ना, मैं तो खुद मतलब जो ज़मीन हद साहब ने भी अपना एहतजाज यहीं पे रिकॉर्ड करवा दिया, मैं तो खुद रज़ी साहब को बैठ के कह रही हूँ कि सर ये दाएं बाएं करने से मामला जो है ना वो चेंज नहीं होंगे। मेरा साथों से सवाल यही था कि बिजली की 500 अरब की सालाना चोरी है, बड़ी बड़ी बातें रज़ी साहब बैठ के करें, भी मुख्तसर करें, चोरी रोक लें जो बिजली की हो रही है, नाम हमको टैक्सों का टीका लगाएं। कुएं के अंदर कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, उसकी बू हमें सुनाई नहीं दे रही है, हमें उसकी जर्म जो फैल रहे वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हमसे बड़ा नालायक कौन है? आपने इस 2 बड़े बड़े कुत्ते मरे पड़े हुए हैं। एक ये जो गर्दिशी कर्जे हैं क्यों हो रहे हैं, जो आपने कैपेसिटी पेमेंट का जो सिलसिला रखा हुआ है इसको मुकम्मल ख़त्म कर दें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट जो है वो तो 11 रुपए है, बाकी तो टैक्सेस है पानी वाली से। और वो टैक्सेस वसूल करके, मैं आदाद व शुमार में थोड़ा बहुत उस तक का कुछ गलती हो रही हो मुझसे, लेकिन तकरीबन इतनी ही है कि कॉस्ट से डबल है उस पर टैक्सेस। तो आपने सारा का सारा बोझ जो है हुकूमतों ने या हुक्मरानों ने, कोई भी हुक्मरान कब तक रहा है, वो कर्जे उतारने के लिए, यानी बैरूनी कर्जे उतारने के लिए अवाम पर बोझ ट्रांसफर करता चला जा रहा है। ऐसा ही है सर, अभी इन्होंने फिर 1275 रुपए का गर्दिशी कर्जे को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया है। और इस वजह आपके कुल जो गर्दिशी कर्जे जो हैं वो 3.1 ट्रिलियन रुपीस के हो चुके हुए हैं, ठीक है। उसमें आप सिर्फ इतने देंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो कर्ज, यानी इन पर जो इंटरेस्ट रेट है वो और बढ़ जाएगा और आप फिर एक बार बहुत बड़ा कर्जा उतारेंगे, लेकिन वो जो सिलसिला गर्दिशी कर्जों का है वो ख़त्म नहीं होगा। नतीजा, हम लोग जब अदायगियाँ पूरी नहीं कर पाते हैं या पुराने कर्जे या मौजूदा कर्जे अगले साल के बजट पे डाल देते हैं, तो ये आपकी ओवरऑल अक्यूमुलेट होते चले जाते हैं कर्जे, और उसकी अदायगी करने का इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाता है। तो आप जिस कुएं से कुत्ता निकालना चाहते हैं वहाँ पे एक मरा हुआ कुत्ता और डाल देते हैं, बजाय इसके कि पहले कुत्ते को निकाल के पानी साफ करे, कुछ करे, वरना मरे हुए कुत्ते एक की जगह दूसरा डाल दिया, दूसरी का तीसरा डाल दिया।
तो IMF जो हमें यानी एक मजबूरी की हालत में, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ें मैनेज नहीं करते तो आपको IMF की तरफ जाना पड़ता है अपने बैलेंस ऑफ अकाउंट को बेहतर करने के लिए। लेकिन क्या IMF एक मुस्तकिल हल है आप लोगों के मसाइल का? मुस्तकिल हल तो कभी नहीं है। दुनिया में बड़े लोग लिख रहे हैं इस पे, एक नहीं, मैं कितने लोगों के नाम ले सकता हूँ जो बता रहे हैं कि IMF का जो बुनियादी मकसद है वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट के तहत गरीब मुल्कों से पैसा निकलवाना, डॉलर्स निकलवाने हैं। आपकी भी बात, उससे हम बच आपने भी अपना पॉइंट वाज़ेह कर बड़े बेहतर अंदाज में किया, और वही बात है कि ना आवाम का ज़रियाब एक अब मेरे पास बिल्कुल चलिए जी बोलिए जी समीर साहब, वेरी क्विक। कैपेसिटी चार्जेस की बात की, कैपेसिटी पेमेंट्स की जो बात की है, देखें उसमें आप उनको एकदम खत्म नहीं कर सकते। जितने IPPs हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सॉवरेन गारंटीज के साथ हुए हुए हैं। आप यूनिलैटरली उनको खत्म नहीं कर सकते। आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि जी आप इसमें कुछ कमी करें, लेकिन आप खत्म नहीं कर सकते, वरना वो फिर हाँ, आप कर भी चुके हैं आदमी अदालत में। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। कहने को अभी भी बहुत कुछ था अगर मैं आपसे बयान करने बैठती, पर मेरे पास भी अब वक्त नहीं है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।